हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जे सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो बेहतरीन बीपीएससी नज़दीक आती जा रही है। 26 जुलाई को पेपर है, अभी भूलिए मत। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ बेसिकली। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो रहने वाला है। तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं और जो स्टेटमेंट आपको जो दिख रहे हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement regarding the electoral college for the election of president of India. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, पहला जो है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट पार्टिसिपेट। बिल्कुल ठीक है, इसमें पौंडीचेरी और दिल्ली भी होता है, जो यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी और दिल्ली। ठीक है, ओके। दूसरा है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें राज्यसभा के और लोकसभा के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो प्लस आपके जो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, है ना, उनके जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो उनसे मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो देख लेते हैं। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड 35 ऑफ ईयर्स। बिल्कुल ठीक है, 35 साल उम्र होनी चाहिए। ओके। ही मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का ऑफिशियल चेयरमैन होता है, इसलिए वो राज्यसभा का वो होना चाहिए। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा के लिए तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो पहला ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 63 के तहत देयर शुड बी प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 में ये कि जो द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में जो सभापति होता है वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। और 65 आर्टिकल ये बोलता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है, चाहे वो उनका रेजिग्नेशन हो गया है, चाहे उनकी हेल्थ ठीक नहीं है या उनकी डेथ हो गई है, तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। बेसिकली जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और इम्पीचमेंट ना बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा हुआ नहीं, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ढंग से बताया भी नहीं गया है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी राष्ट्रपति करेगा तो उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, द चार्ज फॉर इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है, या तो राज्यसभा में स्टार्ट कर सकते हैं या लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर राज्यसभा में कर रहे हैं तो उसका जो भी मेंबरशिप है, मान लो 250 है, ठीक है, तो उसका कम से कम दो तिहाई को पास करना होगा। और लोकसभा की बात है, मान लो 552 है, तो उसके 2/3 को पास करना होगा, तब जाके राष्ट्रपति इम्पीच होते हैं। और उसमें भी खास बात यह है कि अगर राज्यसभा से वो मान लो राज्यसभा में पास होता है ना, राज्यसभा में पास होता है, तो राज्यसभा की जो 1/4, जो उनकी 1/4 जो लोग हैं, उनको ये पहले लिख के देना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति को इम्पीच करने वाले हैं बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। ऐसे ही लोकसभा में भी वही जो 1/4 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि भाई हम राष्ट्रपति को इम्पीच करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कठिन ये बेसिकली इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाई अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ डेट हाउस। बिल्कुल यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो भाई यहाँ पर तो देखो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इम्पीचमेंट जब होता है, इलेक्शन जब होगा, तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो बेसिकली लोकसभा के राज्यसभा के,
तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इम्पीचमेंट की, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये भी होती है कि पहले क्या देख रहे थे हम लोग कि पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में। लेकिन जब इसका इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो एमएलए का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो केवल एक और ठीक होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भैया वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। एक तो देखो इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, वो हमने यूएसए से लिया है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, वो भी हमने यूएसए से ली है। और एक खास बात है कि उसमें तो ये लिखा हुआ है भाई, प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में ऐसा कोई भी वो नहीं दे रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा है, ठीक है। हम पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो राज्यसभा है, मान लो राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, है ना, तो मान लो अभी इसमें से 240 ही सीटें हैं प्रेसिडेंट पे, तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ से बोलते हैं, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, जैसे स्पीकर होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से। और क्योंकि ये जो राष्ट्रपति जी होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अपना अपर सदन होता है, ऊपर वाला जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, उसके सभापति होते हैं। इसलिए उनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस है और जो उनका बिल है, वो सबसे पहले आपको सबसे पहले नहीं बल्कि राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति वाले सीन में ये हो रहा था कि आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं और लोकसभा में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि आपको सिर्फ राज्यसभा में ही वो इंट्रोड्यूस करोगे बिल, आप लोकसभा में नहीं कर सकते हो। लोकसभा में तो सिंपल मेजोरिटी से बाद में आपको वो उनका हाँ हो जाएगी, भाई ठीक है कर सकते हो आप, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट एनी स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ठीक है भाई, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि हम कैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हम हटा सकते हैं। तो दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनेंस में ये आर्टिकल नंबर 123 बोलता है कि जब सदन नहीं है, बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस वो लाएगा विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो खुद से नहीं ला सकता, उसका खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जाके राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस लगा देंगे। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2020 में एक कानून आया था फार्म बिल वाला, है ना, फार्म बिल वाला आया था। तो दोनों के दोनों सदन जो थे वो सेशन में नहीं थे, तो वो लाया गया था, ठीक है, वो लाया गया था और बहुत सारा बवाल मिला था, काला कानून है, काला कानून है, ऐसे आपने सुने भी होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। बेसिकली देखो इस पर ना कंट्रोवर्सी भी होते हैं। बेसिकली ये है कि अगर देखो राज्यसभा भी सेशन में नहीं है और लोकसभा दोनों सेशन में नहीं है, ये तभी आ सकता है, ठीक है। कहीं कहीं रखा होता है कि भाई एक अगर सेशन, मान लो राज्यसभा तो परमानेंट होती है ना, राज्यसभा तो परमानेंट होती है, लोकसभा मान लो भंग हो रखी है, लोकसभा भंग हो रखी है, लोकसभा तो भंग हो ही जाती है मान लो हर 5 साल बाद। तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लेकिन कई बार ये सेशन में नहीं रहता ना। सेशन तो भाई हर 6 महीने में, ये शीतकालीन है, ये जुलाई में जो होता है बेसिकली बरसात वाला वो, और ये शीतकालीन है ना, और एक समर में होता है, फरवरी में होता है बेसिकली, है ना। तो हर 6 महीने के अंतराल पे होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो भाई ये इसमें हम देख लेते हैं स्टेटमेंट पहले क्या बोल रहे हैं, उस पर के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली, थोड़ा एक्सट्रीम बड़ा ध्यान से पढ़ना, ओनली व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी लाया जा सकता है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेशन में नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बिल्कुल करेक्ट मानूंगा। इसमें कई बार कई स्टेट पीसेस ने इसको सही भी माना है, किसी ने गलत मान लिया है कि नहीं नहीं राज्यसभा अगर सेशन में है तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से क्या ये ठीक ही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, एन ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है भाई, ऑर्डिनेंस जो है वो राष्ट्रपति जी जो उसको जारी करते हैं, इशू करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों पे कर सकते हैं जो पार्लियामेंट जिन पे बिल बना सकता है। ऐसा नहीं हो कुछ भी बना ऑर्डिनेंस पारित कर देंगे, है ना, ठीक है ना। जो पार्लियामेंट बिल बना सकता है, एक्ट बना सकता है, पार्लियामेंट जो बिल पेश कर सकता है उसी पे बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द
क्या नाम है, पार्लियामेंट। बेसिकली देखो, जो आपका जो ऑर्डिनेंस होता है, ये केवल मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड हो सकता है ना, मान लो देखो 6 महीने तो का तो गैप होता है। मान लो ये वाला जो सेशन है और ये वाला जो सेशन है, इसमें 6 मंथ का गैप है, 6 मंथ का गैप है, और ये 6 वीक्स यानी 42 डेज का और टाइम देते हैं। 7 6 42 ना, तो ये हो गया 6 वीक्स, 6 वीक्स का टाइम देता है। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा ना, वो 6 मंथ एंड 6 वीक का होगा। इसके बीच में ही वो आपको पारित करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो सेशन रीअसेंबल आज हुई है लोकसभा, तो उनको ना 42 दिन के भीतर ही वो करना पड़ेगा, 42 दिन के भीतर ही उनको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। मतलब अगर बिल पास कर रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वो बिल बन जाएगा, आई मीन एक्ट बन जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर की बात करते हैं। वीटो पावर सस्पेंसिव वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, और कौन सा होता है, पॉकेट वीटो होता है ना। ठीक है, 3 तरह के वीटो बेसिकली होते हैं, और बोलते हैं द पॉकेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मच मोर लार्जर देन द पॉकेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। नहीं, मनी बिल के केस में नहीं कर सकते हैं, मनी बिल के केस में नहीं कर सकते हैं। मनी बिल बेसिकली क्या है, मनी बिल तो अगर इंट्रोड्यूस होगा तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट तो क्यों ही उसको सस्पेंसिव वीटो उस पर लगाएगा, है ना। भाई मनी बिल तो इंट्रोड्यूस ही रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। तो अगर उस पर बिल आएगा तो वो ऐसा थोड़ी सस्पेंसिव कर देगा, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो उनको करना ही पड़ेगा। द पॉकेट वीटो अलाउज द प्रेसिडेंट टू कीप द बिल पेंडिंग ऑन हिज डेस्क फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह थे, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, तो राजीव गांधी सरकार में पोस्टल ऑफिस का कुछ एक बिल आया था, उसको उन्होंने इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख लिया था, और उस पर ना उन्होंने पॉकेट वीटो लगा दी थी। तो केवल दूसरा ही सही है यहाँ पे, केवल दूसरा ही सही है। अगला देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, देख लेते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। बिल्कुल ठीक है भाई, ये नॉमिनल हेड बेशक होते हैं ये, पर जैसे बाहर कोई भी हम ट्रीटी करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। ठीक है, ठीक है। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल अपॉइंट्स करता है। आर्टिकल नंबर 74 यही बोलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि भाई इस आदमी को आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड करना है, तो प्रेसिडेंट तभी करते हैं। ठीक है, और ये कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको ये अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर्स विद रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द ट्रैवल एरिया। बिल्कुल इनके पास ये अधिकार होता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रेस्पाइट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। नहीं, ये तो रिमिशन में होता है, बेसिकली रिमिशन में होता है ये तो। रेस्पाइट में तो क्या होता है कि मान लो किसी को कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इस टाइप से होता है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, करेक्टर चेंज नहीं होता है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। कम्यूटेशन डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द लेटर। हाँ ठीक है भाई, किसी को अगर मान लो कोई ज़्यादा लंबी सज़ा दे रखी है तो उसको कम दे सकते हैं बेसिकली। जैसे मान लो किसी को डेथ पेनल्टी दे रखी है, तो कम्यूटेशन से उसको ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 6-7 साल की सज़ा वो दे सकते हैं। ठीक है, और जो रिमिशन होता है, रिमिशन में होता है कि भाई 3 साल की है तो उसको मान लो 1 साल की कर देंगे, है ना। रेस्पाइट में यही होता है कि भाई कोई हैंडीकैप्ट है। देखो पार्डन में तो जो पहली वाली होती है पार्डन, उसमें तो भाई वो पूरी तरीके से माफ़ हो जाती है। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में मान लो किसी को अगर डेथ पेनल्टी है, तो डेथ पेनल्टी में क्या करेंगे भाई, मान लो कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे भाई, आप जेल में काटो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तीसरा होता है रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, रिमिशन में यही होता है कि भाई 3 साल की है तो उसको 1 साल की कर देंगे मान लो, है ना। और रेस्पाइट में भाई, रेस्पाइट का मतलब होता है एक तरीके से कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, रेस्पाइट में, और या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो एक होता है रिप्रीव हो जाता है, एक रिप्रीव, है ना। इसको एक कोई किसी को गलत सज़ा ना मिले, इसलिए कुछ टाइम तक ना स्टे लगा देते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई किस आदमी को गलत सज़ा मिल जाए। तो इस तरीके से ये
होते हैं। तो दूसरा ही सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, इनके पास मिलिट्री पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर होती हैं, है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो भाई बिल्कुल ठीक है, इनके पास ये अधिकार होता है, डिसॉल्व भी ये करते हैं। इनको जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आके इनको एडवाइस करते हैं कि भैया आप डिसॉल्व कर सकते हो। कई बार एक एक साल पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले भी लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। वाजपेयी जी ने तो, अगर मैं ठीक हूँ, 2004 में तो एक साल पहले मोटा मोटी भंग करवा दी थी। उनको लग रहा था मैं दोबारा जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, ठीक है। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं, 250 में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, 238 वो चुन के आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से। तो इसमें सबसे ज़्यादा 31 उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। ओके, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ इट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो देखो अभी तो ये हटा दिया है बेसिकली, ये वाला इसको है नहीं, पहले था ये। तो केवल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, अभी के लिए केवल दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रह जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड क्या क्या है? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट करेगा, SUPREME, सुप्रीम कोर्ट, है ना। इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मान लो उनका जो इलेक्शन है मान लो घोषित कर दिया, उससे पहले उन्होंने कोई बिल बनाया हो तो उसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे, ठीक है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अच्छा, आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 यही बोलता है। अच्छा, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मोरारजी देसाई जी की सरकार में आया था 1978 में, एक्ट मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स एब्सोल्यूट एंड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट विदाउट एनी ऑप्शन फॉर रिकंसिडरेशन। नहीं, ये 42वां था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था 42वां, 1976 में आया था ये तो, 1976 में। लेकिन 1978 में जो 44 में आया था उसमें ये कर दिया था कि आप एक बार दोबारा भेज सकते हो भाई, आप एक बार दोबारा से इसको रीड कर लो, है ना। वो मोरारजी देसाई जी की सरकार ने किया था। तो भाई दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला ही ठीक है। ओनली वन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो विचार कर लेते हैं। A money bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। बिल्कुल ठीक है भाई, मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होगा तो उस सबसे पहले राष्ट्रपति जी के उस पर साइन होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे कहने से ही हो रहा है, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। ही कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी ईयर्स टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द, आर्टिकल नंबर 280, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो आर्टिकल नंबर 64 भाई यही कहता है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे किसके? राज्यसभा के, ठीक है। When the president, vice president acts as a president, जो कि आर्टिकल नंबर 65 में आएगा, किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 65 में आएगा, है ना। ये क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है, मौजूद नहीं, तो उसकी उनकी उपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति उसको पदभार को संभाल रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 65 में इसका डिस्क्रिप्शन है। ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज टू द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, अगर वो प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं तो राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम नहीं कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट है कि केवल 6 महीने, मान लो कि डेथ हो गई किसी प्रेसिडेंट की, उस दौरान अगर बना दिया उनको, तो वो केवल 6 महीने तक ही रहेंगे। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो 13 में का जो आंसर है वो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला गलत, ये गलत, तो ये दोनों बच्चे, इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंसेस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, प्रेसिडेंट की सैलरी ही मिलेगी उनको, उनको राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर जो सैलरी मिलती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट ड्यू टू द रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ, the election to fill the vacancy must be held in the 6 months। 6 महीने के भीतर ही हो जानी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति को भी आप बना रहे हो तो भाई वो 6 महीने के भीतर ही इलेक्शन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ओके, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ द 5 years। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा है कि अगर दोबारा इलेक्शन होता भी है तो ऐसा नहीं है कि मान लो 2 साल के भीतर वो मर गया और ये केवल 3 साल का टाइम बचा है तो उसमें ही वो 3 साल के राष्ट्रपति बनेगा, नहीं नहीं, अभी जब दोबारा इलेक्शन हुआ है तो वो 5 साल के लिए टोटल बनेगा, फिर 5 साल के लिए, ऐसे करके। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 14वें का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 14 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट, विदहोल्ड असेंट और डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल नंबर 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए वो बिल रख सकता है गवर्नर। ठीक है, ये इफ द लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर पासिस द बिल अगेन विद और विदाउट द अमेंडमेंट्स, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। नहीं भाई, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो केवल एक ही ठीक है, केवल एक ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उनका क्या डिस्क्रिशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप देखो सबसे पहले 1997 में जब कांग्रेस हार गई थी तो मुरारी देसाई आए, उसके बाद 2 साल उनकी सरकार रही। फिर 1979 में सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जो थे वो उनको बिना उनके पास इतनी सीट थी कि नहीं थी, उससे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। फ्लोर पर उनका बाद में टेस्ट हुआ था कि भाई आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और फिर बाद में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही 1989 में चंद्रशेखर हों, चाहे बीपी सिंह हों, है ना, चाहे देवगौड़ा जी हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, है ना, उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट किया गया था। उन्होंने बाद में फ्लोर पे अपना साबित किया था कि भाई हम मेजोरिटी में हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, अगला देख लेते हैं, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। बिल्कुल ठीक है, अगर भाई वो लोकसभा में नहीं हो पा रहा है पूरा तो उनको डिसमिसल होना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक है। अगला देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, the electoral college for the vice president includes both elected and nominated members of the parliament। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा में जो भी इलेक्टेड हो या जो नॉमिनेटेड हो वो सारे के सारे वोट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हैव नो रोल इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, कोई रोल नहीं होता, केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका रोल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अगर वो इम्पीच करना हो तो एमएलएज उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 18वें का, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 अंडर आफ्टर ओनली आफ्टर रिसीविंग, हाँ ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने खुद राष्ट्रपति से बोल दिया था कि भाई आप इमरजेंसी लगाओ, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी बिना विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो बाद में पता चला था कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द, नहीं 1 month नहीं, कम से कम 2 month, कम से कम 2 month। जो नेशनल इमरजेंसी होती है उस कंडीशन में 1 month होता है। ठीक है, तो केवल एक ही ठीक है, केवल एक ही ठीक है। 19वां देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है,
इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो बिल्कुल ठीक है भाई, एब्सोल्यूट वीटो उसके पास होती है कि विड्रोल कर लेगा, बोला नहीं जी मैं नहीं पास कर रहा, मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया आपका। इट इज़ टाइपिकली एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस बिफोर द, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं उसी कंडीशन में ऐसा हो पाता है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशियल पावर। भाई जुडिशियल पावर इनके पास क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, यही अपॉइंट करते हैं। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अंडर आर्टिकल 143 एंड सच एडवाइस इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। नहीं, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, गलत हो जाता है, तो केवल एक ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखो क्या है, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, बिल्कुल ठीक है, 5 साल के लिए होता है भाई, और 5 साल से पहले पहले इनका टर्म होने उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये कंडीशन होती है। और अगर इलेक्शन नहीं भी हो रहा है मान लो किसी वजह से, तो ये 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं, कि मान लो 15 दिन बाद इलेक्शन होना है तो वहाँ तक ये रह सकते हैं। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द नहीं, स्पीकर को थोड़ी करेंगे, राष्ट्रपति जी को करेंगे, ये गलत हो जाता है। ही इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू डेट ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, बिल्कुल ठीक है, पहला और तीसरा ही ठीक है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। ठीक है, ये है द वैल्यू ऑफ वोट वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स, बिल्कुल ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 4 में, और सिक्किम में मान लो 2-3 है, मान लो कम से कम है, सॉरी कितनी 40 है शायद वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट, MLAs 40 है ना, तो इनकी जो वोट वैल्यू होगी वो वरी करेगी। द 1971 सेंसस करंटली यूज टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्पस, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। 22 का सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर क्या क्या इनकी देख लेते हैं। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस, नहीं भाई ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति, ये अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है भाई, ये भारत का राष्ट्रपति है, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है, उसके पावर्स इतनी पावर्स नहीं है, तो केवल 1 और 2 ही सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इन द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, यानी कि जो आर्मी वार्मी के होते हैं कोर्ट मार्शल उसको भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता, गवर्नर के पास यह हक नहीं होता है, तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोथ प्रेसिडेंट गवर्नर पजेस कनकरेंट पावर्स टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, नहीं डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, he if the office falls vacant by the expiration of the term the election must be completed before the expiration of the term, बिल्कुल ठीक है भाई। 5 साल के बीच में मान लो इस टाइम पीरियड में ख़त्म होने वाला है, तो जो टाइम पीरियड है ख़त्म हो रहा है तो उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, unlike the president vacancy there is no specific time limit specified to hold elections if the office falls vacant due to the death of the resignation। नहीं ये ठीक है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Unlike the president's vacancy, there is no specific time limit specified to hold elections if the office falls vacant due to the death of the। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके केस में ये होता है कि भाई 6 महीने में इलेक्शन कराना पड़ता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों ठीक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर देख लेते हैं 26वां, राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कॉजेज द रिपोर्ट्स ऑफ द के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो भी यहाँ पे रिपोर्ट देते हैं, चाहे वो SC ST कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, ये पार्लियामेंट में रखते हैं भाई उनके सामने कि भाई आप इस पर विचार करो। ठीक है, द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST आर ऑल्सो रेड बिफोर हिम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 27वां देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है भाई, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होंगी वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही होती हैं। ऑल सच ट्रीटीज आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स। बिल्कुल ठीक है भाई, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैलरी एंड एमोलमेंट्स। उनकी जो सैलरी वैलरी है उसके रिगार्डिंग है। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। बिल्कुल ठीक है, 5 लाख के आस इनको तनख्वाह मिलती है और वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख मिलती है ना। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव ए रेगुलर सैलरी स्पेसिफिकली ड्रॉन फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इनको भाई जो चेयरमैन होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं यानी कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होते हैं उसकी सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति कोई सैलरी नहीं होती है। ठीक है, तो केवल एक ही ठीक है, 28 में का एक ठीक है। अगला प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 108 में ये कि भाई जॉइंट सेटिंग होनी चाहिए ऑर्डिनरी बिल्स पे, ये हो सकती है, चाहे मनी बिल हो चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, उस पर जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती है। द प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सेटिंग टू ऑफ बोथ द हाउसेस इफ द बिल इज पास बाई वन हाउस इज रिजेक्टेड बाई द अनदर। बिल्कुल ठीक है भाई, जॉइंट सेटिंग तभी होती है, मान लो कोई बिल फंस रहा है ना, तभी होती है। ये जॉइंट सेटिंग कैन बी कॉल्ड फॉर द ऑर्डिनरी बिल। ठीक, ऑर्डिनरी बिल के लिए तो होती है, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, ये नहीं होती है, इसी के लिए होती है ना। मनी बिल के लिए भी नहीं होती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं होती, तो केवल एक ही ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न होपफुली आज का लास्ट प्रश्न होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही is not personally answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी अपना डिस्चार्ज करते हैं जब ड्यूटी, उसमें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं, किसी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। ठीक है, ओके। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट हिम इन एनी को ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल ठीक है, देखो ये भी ठीक है। इससे ये क्या हो रहा है कि भाई अगर मान लो उन पर कोई सिविल केस चलाना है तो उसको ना 2 मंथ की पहले उनको प्रायर वो देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी, है ना। लेकिन उनके टाइम पीरियड में उन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। कंडीशन यही है कि उन पर सिविल केस तब चलाया जा सकता है 2 महीने का उनको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ हिज पर्सनल विदाउट एनी एक्ट ऑफ प्रायर नोटिस। नहीं, प्रायर नोटिस नहीं भाई, उनको 2 महीने का देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस पहले देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो केवल 2 ही ठीक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए और 2। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है यहाँ पे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।